राइट्स भी टाइम के साथ क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं, ठीक है ना। राइट्स ऐसा नहीं है कि एकदम से मिल गए। इवन व्हेन वी टॉक अबाउट द फंडामेंटल राइट्स enshrined इन द पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टाइम टू टाइम ये भी क्या हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है ना। और जहां पर बात आती है फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन की, तो पार्ट थर्ड में आर्टिकल 12 जो है वो इसको, सॉरी 13 जो है वो इसको रोक देता है। और बचाता कौन है फंडामेंटल राइट्स को? हु इज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? हाई कोर्ट इज ऑल्सो द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना। दोनों हैं, पर हाँ सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं प्रायोरिटी बेसिस पे बोल सकते हो, बट जुडिशरी इज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। मैं आगे बताऊंगा अंतर क्या है आर्टिकल 32 में, आपने गलत नहीं बोला कहीं ना कहीं, ठीक है, लेकिन अभी कंफ्यूजन हो जाएगा। नो व्हेन आई टॉक अबाउट द पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो पार्ट थर्ड से रिलेटेड ही क्या है हमारा, एक पर्टिकुलर आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 32, जो जुडिशरी को कहीं ना कहीं क्या करता है, एम्पावर करता है टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। And there is article 226 in the constitution also, which also does the same thing, but in case of high courts of the country. तो दोनों जो है हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट, इनको क्या कहते हैं, हायर जुडिशरी। तो हायर जुडिशरी की अगर मैं बात करूं, दे आर बेसिकली द प्रोटेक्टोरेट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई राइट्स आर स्पेसिफिकली द इंडिविजुअलिस्टिक कंसेप्ट? टेक्निकली फंडामेंटल राइट्स आर इंडिविजुअलिस्टिक कंसेप्ट। व्हाई they are based upon individualism rather than upon the idea of collectivism? दोनों में अंतर पता है आपको? इंडिविजुअलिज्म क्या होता है, योर ओन सेल्फ डेवलपमेंट। कलेक्टिविज्म क्या होता है, जब आप सोसाइटी के साथ मतलब प्रोग्रेसिव वे में डेवलप हो रहे हो, ठीक है ना, तो दैट इज कलेक्टिविज्म। काइंड ऑफ ए सोशलिज्म जिसको आप बोल सकते हो कलेक्टिविज्म को आज की डेट में, अगर समझना, टू मतलब टू रिलेट द टर्म। तो फंडामेंटल राइट्स, व्हाई दे आर कॉल्ड एज द इंडिविजुअलिस्टिक राइट्स इंस्टेड ऑफ कलेक्टिव राइट्स? फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट्स क्या है, सिविक पॉलिटिकल राइट्स। तो जब मैं सिविक पॉलिटिकल राइट्स की बात करता हूं, सिविक पॉलिटिकल राइट्स आर इंडिविजुअल राइट्स। फॉर एग्जांपल राइट टू वोट। अब राइट टू वोट है, खुद देने जाओगे वोट या किसी को भेजोगे? खुद देने जाओगे, ठीक है ना। हालांकि एक कंसेप्ट होता है प्रॉक्सी वोट का, सुना आपने प्रॉक्सी वोट? अलग अलग टाइप के वोट होते हैं, ठीक है ना। टेंडर वोट होता है, फिर एक प्रॉक्सी वोट होता है, फिर एक ब्लाइंड इन्फॉर्मेंट वोट होता है, फिर देयर इज चार्ज वोट होता है, अलग अलग होते हैं। प्रॉक्सी वोट क्या होता है? प्रॉक्सी वोट होता है अगर कोई फौजी जो है वो किसी दूसरी टेरिटरी में पोस्टेड है, तो उसके बिहाफ में कोई दूसरा जाएगा फ्रॉम देयर फैमिली और देयर क्लोज रिलेटिव, तो वो होता है प्रॉक्सी वोट। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक्सेप्शन हो गई, ठीक है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द सिविक पॉलिटिकल राइट्स, civic political rights are exercised by the individual only. When I talk about the socio-economic rights, तो ये क्या है बेसिकली, दे आर ऑफ द नेचर ऑफ सोशलिज्म। इंडिविजुअल राइट्स किसकी बात करते हैं, लिबरलिज्म की। ये आइडियोलॉजीज एसोसिएटेड है। लिबरलिज्म बात किसकी करता है कि भाई आपको आजादी, आप खुद जो करना चाहते हो वो करो। लेकिन जब बात होती है सोशियो इकोनॉमिक राइट्स की, तो सोशियो इकोनॉमिक राइट्स इज द सेकंड जनरेशन ऑफ राइट्स। वंस यू विल डेवलप योर पर्सनैलिटी, नाउ इट इज योर ड्यूटी टू कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी, ठीक है। पढ़ाई लिखाई करके नौकरी जब ले लोगे, उसके बाद क्या करोगे, हैं करप्शन, हैं खुद गाड़ियां लोगे, ठीक है। ये तो कभी मत बोलना, अगली बार बोलेंगे कि पेपर ही नहीं देने देंगे तुमको, ठीक है। इंटरव्यू तो दूर की बात है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक राइट्स, टू प्रमोट कलेक्टिविज्म, टू मेक ए प्रोग्रेसिव सोसाइटी, ठीक है ना। आफ्टर दैट कम्स द कलेक्टिव सिक्योरिटी, ठीक है ना। सो फर्स्ट यू नीड टू हैव द इंडिविजुअलिस्टिक राइट्स, राइट। एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन आ सकता है ये बेसिक कंसेप्ट में से, लेकिन ये आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा आपके मेंस में, ठीक है। मेंस में यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रीलिम्स में तो देर आर लाइक वेरी लेस चांसेस कि पूछें इस तरह का कुछ, ठीक है। हालांकि आता है। अगर मैं बात करूं राइट्स की, अपार्ट फ्रॉम द डिफरेंट जनरेशन ऑफ राइट्स, तो अगर हम ह्यूमन राइट्स की ही बात करें, तो एक होली एंड सोली डेडिकेटेड क्या है आपका, आपका ह्यूमन राइट्स चार्टर है, ठीक है ना, जो 1948 में बना था, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब ह्यूमन चार्टर के भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन है उसका, हालांकि दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट बाइंडिंग, ठीक है। अभी 2023 में 75 साल हो गए ह्यूमन चार्टर को और डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अनाउंस किए। अगर हम बात करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स की, 30 आर्टिकल्स आर इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ह्यूमन चार्टर along with the preamble. So preamble plus 30 आर्टिकल्स। अब वो जो 30 के 30 आर्टिकल्स हैं, क्या वहां पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह किसी तरह के फंडामेंटल राइट्स या डीपीएसपी हैं कि नहीं है? क्या लगता है? ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया भैया,
2016 में या मेरे ख्याल से 18 में, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। प्रियम्बल भी है, डीपीएसपी भी है, फंडामेंटल राइट्स भी है, सब कुछ है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो है ओवरलैप करता है ह्यूमन चार्टर से भी, और इस तरह से फॉर्मुलेट किया गया है, और वो पहले किया गया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना है? 1950 में। एंड टॉकिंग अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के पर्सपेक्टिव से मैं अगर पूछूं, नॉट फ्रॉम द ग्लोबल पर्सपेक्टिव, वो कहां से ओरिजिनेट हुए हैं? नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, जहां पर बात क्या हुई थी? फंडामेंटल राइट्स की बात हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशन भी जो था वो फ्रेम किया गया था, और उस समय पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 तो था नहीं। तो हमने वो जो फंडामेंटल राइट्स थे, हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने बनाया था, इट वाज बेसिकली बेस्ड अपॉन द अमेरिकन यूएस मॉडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ लाइक द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स कैन आल्सो बी अमेंडेड, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है वो कंप्लीटली अमेंड हो सकते हैं। क्या फंडामेंटल राइट्स कंप्लीटली अमेंड हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। रीजन, फंडामेंटल राइट्स के साथ एसोसिएटेड है एक पर्टिकुलर कंसेप्ट जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, हम आर्टिकल 12 और 13 डिस्कस करेंगे। बिफोर डिस्कसिंग द एक्चुअल फंडामेंटल राइट्स वी विल डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर फर्स्ट, ठीक है ना, उसके बाद हम फिर फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट करेंगे। नाउ इफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर इन्फ्रिंज्ड और वायलेटेड, यू कैन मूव टू द हाई कोर्ट, रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट, ठीक है ना, और टू द लोअर जुडिशरी ऑल्सो, ठीक है। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स आपके वायलेट होते हैं तो हाई कोर्ट भी जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट भी आप जा सकते हो, ठीक है ना, अपॉन द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इतना ही नहीं है, आपको कोई फॉर्मल पिटीशन देने की भी जरूरत नहीं है। आप सिंपल एक लेटर जो है वो लिख सकते हो, एंड यू कैन मेल दैट लेटर टू एनी सिटिंग जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अभी कितने हैं टोटल जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? 34 में से किसी को भी लेटर दे दो, ठीक है, कि भाई आपका फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हुआ है, एंड नॉट थ्रू एनी काइंड ऑफ फॉर्मल पिटीशन, कोई एफिडेविट नहीं, कुछ नहीं, सिंपल एक लेटर लिखोगे वो भी चलेगा, उसको कहते हैं एपिस्टोलेटरी ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, जस्ट बाय राइटिंग डाउन। तो इतना आसान जो है वो बेसिकली कर दिया है, और पता नहीं कितनी लेटर्स जाती होंगी, डिपेंड्स ऑन द मेरिट ऑफ द केस, कि भाई बनता भी है कोई मेरिट इस पे कि ऐसे ही लिख डाला है, ठीक है ना। इसके अलावा देयर इज द PIL ऑल्सो, जिसको क्या कहते हैं? सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। थर्ड पार्टी जो है वो भी कर सकती है, ठीक है ना। तो कितनी ज्यादा फैसिलिटीज जो है अंडर द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर बीइंग गिवन टू द सिटीजन। सो दिस बेसिकली सिग्निफाइज द रेंज और द डिग्री ऑफ द सिविक पॉलिटिकल राइट्स बीइंग ग्रांटेड टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये फायदे हैं। तो भाई सोना जो है वो आपका एक मूल अधिकार है। इसका ये मतलब नहीं है कि क्लास में सो गए और फिर कोर्ट में चले गए कि भाई इस इंसान ने हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट कर दिया, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? दे आर ऑफ द नेचर ऑफ नेचुरल राइट्स, बट दे आर नॉट एब्सोल्युटली द नेचुरल राइट्स, बिकॉज इन इंडिया वी आर हैविंग द नॉन एब्सोल्यूट और नॉन सैक्रोसैंक्ट नेचर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगी हुई हैं। तो नेचुरल राइट्स की एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी होता था। अब प्रॉपर्टी हमारा ना नेचुरल राइट है ना हमारा फंडामेंटल राइट है, इट इज मेयरली ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है ना। देयर आर सम फंडामेंटल राइट्स विच आर ओनली अवेलेबल फॉर द सिटीजन्स। कौन कौन से हैं वो? 15, 16, 19, 29, 30। ये 5 फंडामेंटल राइट्स जो हैं दे आर एक्सक्लूसिवली फॉर द सिटीजन्स। इसका मतलब बाकी के जो बचे फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर द नॉन सिटीजन्स। इंडिया में ही है ऐसा। फंडामेंटल राइट्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, दे आर इनफोर्सिएबल इन नेचर। तो राइट्स क्या है? राइट्स भी दो तरह के होते हैं, दे कैन बी इनफोर्सिएबल और नॉन इनफोर्सिएबल, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं मॉरल राइट्स की, तो मॉरल राइट्स इनफोर्सेबल होंगे कि नॉन इनफोर्सेबल होंगे? नॉन इनफोर्सेबल होंगे। जरूरी नहीं है कि इनफोर्सेबल हो, बिकॉज दे आर फिलोसॉफिकल इन नेचर, दे आर नॉट रिटन डाउन एनीवेयर। इफ सम मॉरल राइट ओवरलैप्स विद सम फंडामेंटल राइट, देन इट्स अ होल डिफरेंट स्टोरी, ठीक है ना। तो टेक्निकली फंडामेंटल राइट हो गया, ठीक है। सो हियर व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉरल राइट, तो मॉरल राइट का मतलब है अनरिटन, ठीक है, नॉट मेंशन्ड एनीवेयर, अनसेड रूल्स बेस्ड अपॉन कस्टम्स और ट्रेडिशंस, समझे आप। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ योर फंडामेंटल राइट, ठीक है। यू ऑलरेडी नो दे आर जस्टिसेबल इन नेचर, नो नीड टू राइट दैट, ठीक है। टेक ए स्मॉल ब्रेक एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।